पैसा जो आज की स्थिति में जिसको हमने बड़ा माना हुआ है या छोटा माना हुआ है, उसकी वास्तविकताओं को हमने देखने का प्रयास किया, है ना। खाना खाते समय कुछ बातें हो रही थी कि लोग नहीं मिलते हैं खेती में, तमाम सारी चीज़ें वर्तमान के तंत्र में, है ना। तो जिस अव्यवस्था के दौर से हम सब गुजर रहे हैं उसमें से किसानों की स्थिति तो छुपी नहीं है किसी से, और वर्तमान व्यवस्था में पीड़ित उससे सभी हैं, चाहे वो खेती करता हो या ना कर रहा हो। तो एक छोटी सी घटना है, हम लोग जो है उसमें आते हैं कि हमारी किराने की दुकान है ना। तो कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ, तो हमारे गांव का एक आदमी है, दयालु नाम है उसका। तो गांव में सब ऐसे ही, तो एक दिन आए तो बोले कि चाचा ट्यूबवेल करा लिया है। तो मुझे लगा कि कम से कम 20, 22, 25 बीघा खेती होगी। मैंने ट्यूबवेल कराने का मतलब कि थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होना, क्योंकि 5, 6, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने कहा बढ़िया भैया। तो मैंने कहा कितनी खेती है सामान्य रूप से? तो बोले 2 बीघे। तो मैंने कहा 2 बीघे में ट्यूबवेल, मतलब मुझे कौतूहल हुआ। तो मैंने कहा 2 बीघे में ट्यूबवेल, माने 2 बीघा अगर सींचते तो साल का 1000-2000 रुपये लगता ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो बिल लग जाएगा। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ना सिंचाई भी करते हैं, माने पानी की सिंचाई भी करते हैं, तो उससे जो है आ जाता है। तो मैंने कहा बढ़िया। तो बोले पिछले साल सिंचाई मिल गई थी ठीक ठाक 50-60 हज़ार रुपये की, इस साल थोड़ी कम मिली है। तो मैंने कहा कितनी? बोले 10-15 हज़ार रुपये की मिली है। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले पानी समय से बरस गया था ना। तो मेरा जो है, मैंने सांस ली, फिर मैंने कहा दयालु भाई, पानी समय से ना बरसे तो किसानों के घर में पाका, और बरस जाए तो तुम्हारे घर में तुम्हारा चूल्हा नहीं जलता है। अब इसी घटना को फिर मैंने और देखा, माने अगर हम बड़े पैनोरमा पे देखें तो यदि हम रासायनिक खेती छोड़ते हैं, माने जहाँ से हम रसायन खरीदते हैं, यदि नहीं खरीदें तो उनके घर नहीं चलते हैं, और ख़रीदते हैं तो किसानी की लागत बढ़ती है। हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल वालों के घर चलते हैं, नहीं पड़ते हैं तो उनके घर नहीं चलते हैं। तो ये देखने में व्यक्ति दोष सा लगता है पूरा का पूरा व्यवस्था दोष, जिसको सुबह दादाजी ने बड़े ही अच्छे ढंग से रखा। उस पूरी घटना का देखा जाए तो कई बार हमको देखने में लगता है व्यवस्था दोष, व्यक्ति दोष, कि ये तो केमिकल फार्मिंग करते हैं, धरती को बर्बाद करते हैं, है वो व्यवस्था दोष। अब इसी क्रम में हम सब चल रहे हैं वर्तमान में, और इससे निकलने के प्रयास में हम सब हैं। तो अब हम अगला सेशन हमारा है, माने अगला सत्र है कि खेती क्या है ना। खेती को समझने का काम करना है। तो किसको खेती कहा जाए? जैसे अभी तक तो किसान ही परिभाषित नहीं है संसद में, तो किसान किसको माना जाए, किसान किसको कहा जाए, है ना। खेती किसको कहा जाए, किसको खेती कहें जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि खेती किसको कहा जाए। हिना दीदी, हाँ सॉरी, हिना दीदी, तो खेती क्या है, माने किसको खेती बोलें, है ना। कोशिश करते हैं हम सब लोग। है ना, कोई भी प्रयास करेंगे कि किसको खेती कहें, है ना। पुस्तकों में भी होगा, पढ़ा भी होगा, सामान्य रूप से आप सब जी भी रहे हैं उसको। तो खेती किसको कहा जाए? साग-भाजी है जी, उनको ज़्यादातर खेती बोलते हैं। अच्छा, माने उत्पादन करने हाँ। को। बढ़िया, एक भाग तो है ही खेती में उत्पादन। बढ़िया, और प्रयास करते हैं। यहाँ से मैं अपने खाने की वस्तुएं मिली। जी हाँ, तो चलिए, उत्पादन खाने की वस्तुएं, भाई खेती है तो खाने की वस्तुएं तो उससे मिलेंगी। तो इतने अकेले में खेती आ जाती है ना।
बढ़िया। कोशिश करते हैं एक ऐसी परिभाषा निकल के आ जाए, एक ऐसी व्यवस्था निकल के आ जाए जिसमें पूरी खेती उस दायरे में आ जाए, है ना। चंदन भैया, ये जो बताया मुझे, खाने की वस्तुएं उत्पादन करना, तो केवल उत्पादन करना माने केवल खाने की वस्तुएं लेना खेती है, या इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है? समय पर मैनेजमेंट करना। चलिए इसमें भी लिख देते हैं, है ना, लिखते चलते हैं। चलिए ऐसे भी पकड़ते हैं कि खेती में क्या क्या करते हैं, शायद इससे और बढ़िया से पकड़ में आएगा कि खेती की जब क्रियाएं करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी क्या क्या करते हैं उसमें। जुताई करते हैं, सिंचाई, है ना, लिखते चले जाते हैं। जुताई, सिंचाई, कटाई, निराई और बिजाई भी हो गई भाई, लीजिए, बुआई भी हो गई, कटाई भी हो गई, प्रबंधन भी हो गया, पूरा हो गया। ये सब कुछ करते ही हैं इसमें। खाद देना भी हो गया, है ना। और है ना, ये सब तो हम करते ही हैं उसमें। तो अभी की स्थिति में ये सब चीज़ें हम करते ही हैं, है ना। जुताई करते ही हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, मार्केट करते हैं, ये सब कुछ माने जोतना, बोना, काटना, बाजार करना। कुछ इतना मोटा मोटा सा दिखाई देता है। ये जो इतना मोटा मोटा सा एक दिखाई देता है कि जोतना, बोना, काटना, बाजार करना और फिर बाजार से लेकर के सारी चीज़ें, तो इतने अकेले में खेती परिभाषित हो जाती है ना। क्योंकि जितना हम समझ पाते हैं उतना ही जी पाते हैं। तो खेती को समझने की दृष्टि से जब जाते हैं तो जितना अभी हम करते हैं वर्तमान में हम सामान्य रूप से देखते हैं तो ये सारी क्रियाएं उसमें दिखाई देती हैं। लेकिन इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं कि खेती क्या है ना। तो खेती ठीक है ना। हाँ, ओ छूट गया।
तो खेती की एक परिभाषा निकल के आई कि मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि संबंधी वस्तुओं को पैदा करना या उगाना, और शेष जो प्रकृति प्रदत्त वस्तु है उसको मानवोपयोगी बनाना ही खेती है। और इसको करने वाला किसान, इतना सब मिला करके खेती है। तो खेती है तो खेती में जब करने जाएंगे तो कटाई आई जाएगी, बिजाई आई जाएगी, निराई आई जाएगी, लेकिन इधर जो करते हैं वो अधूरी क्रिया से करते हैं। इसको पूरे स्वरूप को पहचानते हैं तो उसकी पूरी क्रियाएं पहचान में आती है ना। तो मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए, माने खेती करने का ऐसा तरीका कि मिट्टी की उर्वरता लगातार बनी रहे और हमारा उत्पादन उससे लगातार होता रहे। अभी हम कैसा करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को दांव पे लगा करके अपना उत्पादन लेना चाहते हैं। ये पोषण है कि शोषण है? तो ये कार्यक्रम खेती कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, अभी हम किसी भी प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए दिखाई देते हैं क्या? केवल और केवल धरती देना कुछ और चाहती है, हम उससे ले कुछ और रहे हैं, नियम के विपरीत जाते हैं। उसका परिणाम कैसा आता है? जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में आता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए खेती है। खेती सामाजिक पेशा है, इसमें व्यक्तिवाद नहीं है। और हम अब कहाँ खड़े हो गए हैं खेती में? व्यक्तिवाद में। जब हमारे पास मशीनें नहीं थीं, हमारे पास बहुत टूल्स नहीं थे, तकनीक नहीं थी, लेकिन लोग थे, समाज था, तब खेती में ज़्यादा खुशहाली और उत्पादन था कि अब बहुत मशीनें और तकनीक होने के बाद है? तब उत्पादन भी बहुत था, खुशहाली भी पूरी थी। आज ना तो उत्पादन बचा है और ना खुशहाली। खेती करते हुए बीमार जैसी स्थिति हमारी दिखाई देती है। तो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ही खेती हो पाएगी। सामाजिक नियमों का निर्माण नहीं करते हैं तो खेती से हम लगातार दूर चले जाते हैं। चौथा है कि अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान व औषधि संबंधी वस्तुएं पैदा करना। अभी हमारे खेती करने का मोटो क्या होता है? बोते समय भी बाजार, काटते समय भी बाजार। जब बाजार के लिए करने जाते हैं तो कहाँ खड़े होंगे? परिवार ध्यान में रहेगा कि पैसा ध्यान में रहेगा? पैसा ध्यान में रहेगा। पैसा ध्यान में रहेगा तो पिछली फसल का भाव ध्यान में रहेगा। पिछली फसल का भाव ध्यान में रहेगा तो जो फसल इस साल महंगी है या जो भी दाना जिस साल महंगा है, हम अगले साल वही लगाएंगे। तो यहाँ विविधता आएगी कि मोनोक्रॉपिंग आएगी? जब बाजार के लिए करेंगे तो मोनोक्रॉपिंग आएगी। मोनोक्रॉपिंग आएगी तो उसके पीछे पीछे मशीनें आएंगी, तरह तरह के कीटनाशक, वो पूरा पैकेज आएगा। और जब परिवार को ध्यान में रख के करेंगे तो खेत को सजाने की तरफ ध्यान जाएगा, जैसा कि आप लोग अभी देख करके आए हैं। और परिवार ध्यान में आएगा तो आवश्यकताएं ध्यान में आएंगी कि किचन में तो सब्जी भी लगती है, तेल भी लगता है, आटा भी लगता है, चावल भी लगता है, चना भी लगता है, अचार भी लगता है, मसाले भी लगते हैं। तो हमारा डिज़ाइन कैसा होगा? परिवार को केंद्र में रख के विविध प्रकार की चीज़ों को अपने लिए उगाने का ध्यान होगा। और जब अपने लिए उगाएंगे तो अच्छा उगाएंगे कि बुरा उगाएंगे? अच्छा उगाएंगे। तो परिवार के लिए, परिवार को केंद्र में रख करके खेती का डिज़ाइन करने से, समझने से खेती पूरी होती है। और अगला है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाना। माने जो नेचर हमको देती है, जो हमको मिलता है ना, हमको आंवला मिलता है, गेहूँ मिलता है, दाना मिलता है, सरसों मिलता है, जो भी प्रकृति प्रदत्त वस्तु है उसको प्रोसेस करके
उपयोगी वस्तु बना देना, माने मानवों को उपयोगी वस्तु बना करके आगे बढ़ने से समृद्धि वाला भाग खुलता है। ये खेती का पूरा स्वरूप है। और अभी हम कितने में सामान्य रूप से करते हुए दिखाई देते हैं? हम बिजाई करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, धरती की उर्वरता का ध्यान करते हैं? तो खेती अधूरी हुई कि पूरी हुई? तो ये अधूरी खेती से कैसा कार्यक्रम निकलेगा? अधूरे प्रयासों से अधूरा ही परिणाम निकलेगा। अधूरा परिणाम निकलेगा तो अधूरा परिणाम किस रूप में आएगा? अतृप्ति के रूप में आएगा, असंतुलन के रूप में आएगा, और फाइनली दुख और दरिद्रता के रूप में आएगा। यही तो निकलेगा। अधूरी समझ से किए गए सारे क्रियाकलाप एक बड़ी समस्या में लाकर के खड़ी कर देते हैं। तो अभी तक जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। उस अधूरेपन को पहचानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि अधूरापन क्या है। अधूरापन समझ में आएगा तो उसकी आवश्यकता पूर्ति का कार्यक्रम समझ में आएगा। तो समझ में आया कि खेती क्या है, माने मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए खेती करना है। मतलब खेती की ऐसी पद्धति विकसित करनी है, इस तरह से खेती करनी है कि धरती की उर्वरता को लगातार हम संरक्षित करते हुए अपना हिस्से का अनाज उगा लें। प्राकृतिक और सामाजिक नियमों का, दायित्वों का निर्वाह करते हुए लगातार हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि खेती में ना तो व्यक्तिवाद है, और खेती किसानी धरती का ऐसा काम है जो प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो उस नियमों का पालन करते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ने से ही खुशहाली उपलब्ध है। तो प्राकृतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना है। परिवार को केंद्र में रख करके परिवार की आवश्यकता के अर्थ में खेत को सजाते हुए उत्पादन लेना है, और शेष जो बचता है उसको प्रोसेस करके आगे और ज़्यादा फाइन करके उपयोगी बना करके आगे देना है। इतना सब करने का काम नाम खेती है, और इसको करने वाला किसान है। तो अब खेती भी परिभाषित होती है और किसान भी परिभाषित होता है। अब इसको जांचते हैं, थोड़ा और खोल के देखते हैं कि ये खेती क्या है ना। ये तो हमको मोटा मोटा इस स्वरूप से समझ में आता है कि मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए। अब ये होता कैसे है, कैसे और इसको ठीक करें कि इसका पूरा स्वरूप आ जाए, है ना। तो हमने इसमें एक शब्द है मिट्टी की उर्वरता। तो पहले उर्वरता को ले लेते हैं थोड़ी सा। उर्वरता माने क्या, है ना। खूब सारा बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं, तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उर्वरता माने क्या? उपजाऊपन। वो तो उसका पर्यायवाची हो गया। जी, कोई तो एग्रीकल्चर वाले भी होंगे। कौन थे वो, कहाँ गए थे? सुमंत जी हैं। एग्रीकल्चर ही होता है। जी, भैया उर्वरता का मतलब एक बीज से अनेक बीज कर दे उर्वरा, मिट्टी वैसी बहुत बढ़िया। उर्वरा। एक बीज से अनेक बीज कर दे उर्वरा, ये भी एक परिभाषा है, बढ़िया, है ना। और भी व्यवहारिक परिभाषा देख लेते हैं। ये तो उसकी तात्विक परिभाषा हो ही गई, है ना, कि अपने से अनेक, अपनी तरह के अनेक बीजों को तैयार कर दे, अनेक चीज़ों को तैयार कर दे, माने उर्वरा, है ना। जी सुमंत जी। मिट्टी की ताकत, जी, स्ट्रेंथ, मतलब सॉइल स्ट्रेंथ जो है,
जितनी ज़्यादा उसमें उर्वरकता होगी, मतलब मिट्टी उतनी ज़्यादा ताकत है तो उसमें अनाज पैदा करने की जो भी है। वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उर्वरता को संरक्षित करते हुए खेती करनी है, उर्वरता को बढ़ाते हुए करनी है, पर उर्वरता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सही कह रहे हैं। जी ताकत है, ये तो है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो प्रक्रिया क्या है? उर्वरता मतलब कि हमें सिंचाई के पैदा करने लिए की कम पानी चाहिए और जमीन की माटी में ज़्यादा भेज। बड़े हाँ, उर्वरता मतलब किसी चीज का मूल गुणधर्म है जो, जैसे मिट्टी का है या अधिक उत्पादकता देना, मतलब उर्वरता मतलब मिट्टी की भी हो सकती है, व्यवसाय की भी हो सकती है। मूल गुणधर्म बनाते हुए जी वो उसकी वृद्धि करना, मतलब फर्टिलिटी सॉइल जी पैदा करने की क्षमता। क्षमता जो उसका मूल गुणधर्म। वो तो दीदी ने पहले ही तात्विक भाषा में बता ही दिया कि एक बीज से अनेक बीज बनाने की जो क्षमता है वो उर्वरा है ना। चलिए ठीक ही है, आपने भी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। अभी हम मिट्टी में उर्वरता को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की डेट में ये एक वैश्विक समस्या भी है कि विश्व की मिट्टियों का कार्बन लगातार गिर रहा है, उर्वरता लगातार गिर रही है। ये बड़ी वैश्विक समस्या है। ये भैया जी। अभी ऐसा सुनने में आया कि प्रतिदिन के हिसाब से जो है कितना 10,000 एकड़ या 1 लाख एकड़ जमीन जो है वो डस्ट में कन्वर्ट होती है। 1 लाख एकड़ प्रतिदिन, पूरे प्रति साल। ओके, 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष इतनी जमीन इनफर्टाइल हो जाती है, डेजर्ट हो जाती है, मतलब धूल हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1 लाख एकड़ बड़ा नंबर है ये, और ये बढ़ रहा है नंबर। हाँ, नंबर तो लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए हाँ, तो समझ। मतलब इसका जो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे इस साल 1 लाख तो अगले साल इससे अधिक, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी लूज होते चली जा रही है, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। जी हाँ, बड़ी तो समस्या। इसीलिए मिट्टी की उर्वरता की वो प्रक्रिया समझना ज़रूरी है कि जिससे मिट्टी को लगातार उर्वर बनाए रखा जाए। और यदि मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, माने मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी, तो हम निरंतर खाना जो हमको मिल रहा है वो मिल पाएगा। नहीं तो एक बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले एक सेफ सॉइल करके जग्गी वासुदेव गुरु का वो भी आया था कि जिस तरह से अभी हम खेती कर रहे हैं, है ना, तो ये मिट्टी अगले 80 से 90 बार ही आपको दाना पानी दे सकती है। माने अगर एक साल में 2 फसलों का हिसाब किताब जोड़ें तो मोटा मोटा 40 से 45 साल के लिए ये मिट्टी अभी बची हुई है। माने इसके बाद अगर हमने यदि अपनी प्रक्रिया को, स्वरूप को नहीं बदला तो अब हम ये पहचान रहे हैं कि अभी हम जिस तरह से खेती कर रहे थे ये खेती में अधूरापन था, है ना, क्योंकि अधूरी ही समझ थी। अधूरी समझ से जो भी करने गए वो भी अधूरा किया, उसका परिणाम अधूरा आया। अधूरा परिणाम माने अतृप्ति के रूप में आया, असंतुलन के रूप में आया, दुख और दरिद्रता के रूप में आया। और ये हमको स्वीकार्य है नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। तो उसको ये कैसे तृप्तिदायी परिणाम बने, संतुलन के अर्थ में बने, सुख और समृद्धि के अर्थ में बने, इसको पाने के लिए खेती को पूरा समझना पड़ेगा। ये हमारी आवश्यकता भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। तो मिट्टी की उर्वरता, है ना, अभी उर्वरता को यदि हम देखें, है ना, मोटा मोटा तो एक शब्द इसके लिए आता है कार्बन। एक शब्द से इसको नापते हैं, जब हम टेस्ट वेस्ट कराते हैं तो कितना कार्बन है ना। और ये कार्बन ही तय करता है कि मिट्टी में कितनी उर्वरता है, ठीक है ना। एक बुक लिखी गई थी बहुत पहले 1930 के आसपास में, ब्रेड फ्रॉम स्टोन। ये जूलियस हेंसिल ने लिखी थी, शायद आजकल अमेजोन पे उपलब्ध नहीं है या मिल जाए, है ना। इस पुस्तक का मतलब मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन इसका अर्थ ही इसका जो बता रहा है कि जो मिट्टी में जो मिनरल्स हैं या जो कार्बन हैं, यही हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में हमको उपलब्ध होते हैं। इसका शीर्षक ये बता रहा है। तो ये जो मिट्टी का कार्बन है, आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया का एवरेज कार्बन कितना बचा हुआ है? 0.
3 के आसपास है शायद एवरेज कार्बन, है ना। एवरेज कार्बन है 0.3%। होना कितना चाहिए? 1 के ऊपर ऐसा मान लें, 1 कम से कम, है ना। तो या 1% होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अच्छी मिट्टी है। कम से कम चाहिए 0.8%, ये एट लास्ट इसकी लिमिट है। हम खड़े हैं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की एक यात्रा तय करनी है। हम आज यहाँ खड़े हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए कभी गए तो ओला वगैरह तो बुक किया ही होगा सबने, कभी ना कभी ओला उबर बुक करते हैं। तो जब हम ओला या उबर बुक करते हैं तो क्या मांगता है? पहले आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन ही मांगता है। तो जाना कहाँ है ये मांगता है। फिर दूसरा पूछता है व्हाट्स योर लोकेशन, आपका लोकेशन का है। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ माने मेरी लोकेशन और डेस्टिनेशन, ये दोनों पता होते हैं, इसके बीच में कोई यात्रा तय होती है। तो पहले तो ये पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज की समीक्षाएं, वर्तमान की समीक्षाएं हमारे पास, और हमको जाना कहाँ तक, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई यात्रा हो पाती है। तो उर्वरता क्या है, उर्वरता से क्या होने वाला है, उर्वरता क्यों ज़रूरी है, इसकी समझ, इसकी पाने की प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध होती है, तो हम इसको बनाने का काम कर सकते हैं, है ना। तो उर्वरता को यदि देखें, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की है कि कार्बन, ह्यूमस, माइक्रोब्स, फंगस और सॉइल लाइफ, इन सब का निश्चित अनुपात ही उर्वरता है। माने खेत में क्या क्या ज़रूरी है? कार्बन, ह्यूमस, माइक्रोब्स, फंगस और सॉइल लाइफ, माने केचुआ, दीमक, गुड़बीला, तमाम प्रकार के जो मिट्टी में काम करने वाले सॉइल लाइफ है, इन सब के कॉम्बिनेशन में उर्वरता बनती है, ठीक है ना। तो कार्बन, ह्यूमस, माइक्रोब्स, फंगस और सॉइल लाइफ, इन सब के कॉम्बिनेशन में उर्वरता बनती है। अब ये जो उर्वरता है, ये जो कार्बन है, इसको जैसे हमने एक शब्द में कार्बन देखा था, तो कितना कार्बन खेत में डाला जाए, कितनी, भाई ये हमको पता चल गया कि इसका नाम उर्वरता है, ये कैसे बढ़ाया जाए। मुद्दा तो अपना ये है कि खेत में जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन भी कम ना हो और उर्वरता भी कम ना हो, इसका क्या तरीका निकाला जाए, है ना। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम जो कुछ भी अभी खाते हैं, पीते हैं, ये सब क्या है? कार्बन ही है, कार्बन का ही स्वरूप है। धरती से जो कुछ भी निकलता है ये क्या है? ये भी कार्बन ही है, कार्बन है ना। तो कैसे उसको बराबर किया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए, उसका क्या सामान्य तरीका निकलता है। तो हमने उदाहरण लिया कि 1 एकड़ खेत हमारे पास है, मान लेते हैं। तो 1 एकड़ खेत में अभी मान लीजिए गेहूं का सीजन है, तो कितना गेहूं हो जाएगा? जो भी हो जाएगा, एक उदाहरण के लिए 15 कुंटल, 1 एकड़ में 15 कुंटल, तो 15 कुंटल गेहूं हो गया और 15 कुंटल उसका भूसा भी, वेट तो उसका भी बराबर, तो 15 15 30। दूसरी फसल में भी हमने कुछ लिया, है ना, तो उसका भी हमने
मान लीजिए कुछ और लिया तो उसका भी 15 आया, माने 15 दाना आ गया, 15 उसका कुछ भूसा और जो भी निकल गया पुआल वगैरह 30। तो 1 एकड़ खेत से हमने एक साल में 60 कुंटल कोई ठोस चीज़ निकाली है। इतनी डाली थी क्या? डाला तो 10-20 किलो बीज डाला होगा एक सीज़न में, 10-20 किलो बीज, 2-4 किलो बीज एक सीज़न में डाला होगा, लेकिन निकला कितना है? 60 क्विंटल। ये 60 क्विंटल क्या निकला है? कार्बन निकला। तो हम लगातार निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? दे क्या रहे हैं? तो नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? खेत को नाइट्रोजन दे रहे हैं है ना। वो तो हमने तत्व दिया, पौधे को दिया, और जिस विधि से दिया उस विधि में भी देख लीजिए, हमने यूरिया के उससे नाइट्रोजन दिया। मान लीजिए यूरिया डालकर नाइट्रोजन दिया आपने, तो तत्व तो पौधे ने ले लिया, मिट्टी के हिस्से में क्या गया? नमक। और किसी चीज़ में लगातार नमक जाएगा तो कैसा होगा उसका हाल? मिट्टी कैसी होगी? इसीलिए एक साल में लगभग 1 लाख एकड़ के आसपास आप बता रहे हैं, कुछ इसका भी योगदान होगा उसको करने में, है ना। और अगर उसी नमक को आप देखें, कोई केंचुआ है, जोंक है, भैंस को चिपक जाती है, कई बार हम लोग नमक डाल देते हैं तो क्या करती है? छोड़ देती, थोड़ी देर में मर भी जाती है केंचुए के ऊपर। तो पिछले 40-50 सालों से मिट्टी में बेतहाशा नमक जा रहा है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले, उर्वर बनाने वाले सॉइल लाइफ का क्या हाल होगा? बचेगा? मिट्टी उपजाऊ बनेगी कि बंजर बनेगी? ये कर तो हम यही रहे हैं, तो ये विरोधाभास है कि नहीं है? चाह रहे थे पूर्ण परिणाम तृप्ति वाला, और आ रहा है क्योंकि क्रियाकलाप अधूरे, समझ अधूरी। तो ये 60 कुंटल जो हमने निकाला, और हम लगातार निकाल रहे हैं इसको, तो ये जो निकाल रहे हैं कार्बन निकाल रहे हैं। अब इसको पूरा कैसे किया जाए भाई? इसको ऐसा मान लेते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने कोई एक खजाना दे दिया है और हमको नहीं पता है कि उसमें कितना है। हम उसमें से रोज़ एक सिक्का निकाल लेते हैं, डालते कभी नहीं हैं, तो किसी न किसी पीढ़ी में, कभी न कभी समय में वो खत्म होगा कि बना रहेगा? वैसे ही ये खजाना है, पूर्वजों ने जो संरक्षित करके हमको दिया था, हम उससे लगातार निकाल रहे हैं। और अपना तो हम निकाल ही चुके हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भी निकाल रहे हैं। आप जितना केमिकल आज डालते हैं, इसको डालना बंद कर दें तो जितना होता है वो धरती की असली क्षमता आ जाएगी सामने। हम तो ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे करके निकाल रहे हैं, है ना। तो नैतिकता पूर्वक चलेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा कि यदि रोज़ एक सिक्का निकालते हैं और शाम को आके वापस डाल देते हैं, तो वो खजाना जैसा हमें सौंपा था अगली पीढ़ी को कम से कम वैसा सौंप जाएंगे, मानवीयता पूर्वक, है ना। तो नैतिक जिम्मेवारी तो ये बनती है कि यदि जैसा हमको मिला था हम उसको और ज़्यादा इनरिच, तो एक सिक्का निकालते हैं तो 1.25 गुना उसमें डाल देते हैं। तो यदि हम एक साल में 1 एकड़ खेत से 60 कुंटल कंपोस्ट मतलब कार्बन निकालते हैं, तो 80 कुंटल कार्बन देने की व्यवस्था कर ले, है ना। 1.25 गुना उसको देने की व्यवस्था कर लें, तो जितना लिया उतना देने की व्यवस्था कर लें। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, लेन देन का सिद्धांत। धरती में आवर्तनशीलता इसी सिद्धांत से चलती है ना। ज़मीनें उपजाऊ कैसे होती हैं? गोबर से, है ना, पशु पक्षी से, इस तरीके से
पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं, है ना, उन्हीं को पशु खाते हैं, फिर खा करके और ज़्यादा गोबर इनरिच करते हैं, और ज़्यादा इनरिच होती है, और ज़्यादा फसलें लगती हैं, चारा लगता है, इसी विधि से। तो लेन देन का सिद्धांत माने जितना लिया उसका उतना या उसका सवा गुना माने उतना देने की व्यवस्था रखें। तो इस 80 कुंटल कंपोस्ट को माने कार्बन को बनाना है, अब इसकी व्यवस्था करनी है। तो ये कैसे होगा भाई? हमने ये पहचाना कि हम 1 एकड़ खेत से मान लीजिए 60 कुंटल कंपोस्ट निकालते हैं, तो 60 कुंटल वापस देना है, नैतिकता पूर्वक हमको सवा गुना वापस देना है, तो हमको 80 कुंटल वापस देना है। अब 80 कुंटल कंपोस्ट कैसे प्राप्त होगी? फसल का शेष रहता है वो जैसे गेहूं वगैरह काटते हैं, है ना? तो कंपोस्ट के लिए, उसके लिए कंपोस्टिंग को समझना पड़ेगा। कंपोस्टिंग एक मुद्दा है कि नहीं है ना? तो उसके लिए कंपोस्टिंग को समझना पड़ेगा। तो कितना कंपोस्ट? 80 कुंटल कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने में क्या क्या लगता है, कंपोस्टिंग कैसे होती है ना, इस सबको समझना पड़ेगा। तब जा कर के हम खेत से हम जितना लेते हैं उतना खेत को वापस दे पाएंगे। अब इसके अर्थ में कितने पशुपालन हो कि इतनी खाद मिल जाए, उसका भी निश्चित अनुपात है। एक जानवर एक दिन में कितना गोबर देता है? मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम गाय ही ले लेते हैं, तो कितना गोबर देती है? 8-10 किलो गोबर पूरे दिन में, 24 घंटे में। 12-15 किलो आप उठाते हैं? उठाना पड़ जाएगा। आपने उठाया है गोबर? कई बार उठा दे, ठीक से नहीं उठाया है यार, है ना? देखिए, मैंने इस बगिया में रहते हुए 3 महीने तक लगातार गोबर तौला है, कांटे में रख के तौला है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे गाय दिन में निकल जाती है तो दिन में तो उसके पीछे पीछे घूम नहीं सकते हैं, शाम को आती हैं, सुबह तक बंधी रहती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि 12-14 घंटे का मिल जाता है, 12 घंटे का रात का मिल गया हमको। तो रोज़ तौला है तो कभी 9.5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 10.5 किलो, इसी के रेंज में आया है। 3 महीने तक लगातार तौला है कांटे में रख के, एक गाय को बना करके। ठीक है ना? तो यदि दिन में हमको 10 किलो मिला, रात में 10 किलो मिला, तो दिन में भी तो देती होगी। तो देने के रूप में वो 20-22 किलो गोबर देती है। अब हमारे पास रात को बंधी रहती, इसलिए रात का मिला हमको, तो हम मान लेते हैं कि एक जानवर से हमको 10 किलो गोबर मिला। तो एक महीने में कितना मिला? 600 किलो कैसे हो गया? 300 किलो। हाँ, 300 किलो, ठीक है ना? हाँ, 10 किलो हम मान रहे हैं, हमको जितना मिला हम उतना मान के चल रहे हैं। 3 क्विंटल एक महीने में मिला, तो एक साल में कितना मिला? 12-36 क्विंटल। एक जानवर से माने एक सामान्य गाय से हमको एक साल में 36 क्विंटल गोबर मिला। और हमको कंपोस्ट कितनी चाहिए? 80 क्विंटल। तो ये तो एक जानवर से मिला, तो फिर हमको खेत के अनुपात में जानवरों की संख्या को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब आगे कंपोस्ट में जाएंगे तो कितने तरह के जानवर, विविध तरह के जानवर, किस तरीके से, उसका एक अलग पूरा हम अभी करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जितनी ज़मीन है उसके अर्थ में कितना गोबर, कितना कंपोस्ट चाहिए, उस अर्थ में कितने जानवर बने रहें। चूँकि कंपोस्टिंग में गोबर अकेले भी शामिल नहीं है ना? उसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां शामिल हैं, हरी चारा शामिल है ना? जो कुछ भी बायोमास बनता है वो शामिल है, ये सब कुछ शामिल है। इन सब को मिला करके एक निश्चित मात्रा में लगभग तब जा कर के कंपोस्ट तैयार होती है। तो हम कंपोस्टिंग को आगे समझेंगे। तो कार्बन को पूरा किया जा सकता है कंपोस्ट विधि से। ठीक है? तो जितना लिया उतना देने का ये सामान्य किसानों वाला सूत्र है कि जितना लिया उतना देना है, उसका सवा गुना देना है। तो 60 कुंटल लेते हैं तो 80 कुंटल देना है। अब जितनी जिसकी खेती है, जैसा हम उत्पादन लेते हैं उस अर्थ में अपना अपना गुणा भाग कर सकते हैं। तब जाकर के मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए हम उत्पादन को बना पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है ना? और अभी हम कैसा कर रहे थे?
उर्वरता का पता नहीं है, उत्पादन आना चाहिए। ठीक है, तो इस विधि से। दूसरा है प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए। तो धरती में सारी चीज़ें नियम से संचालित हैं, है ना। हर चीज़ का एक निश्चित नियम है, खेती का एक निश्चित नियम है। तो प्राकृतिक नियमों से इतना आशय है कि जो ऋतु संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में खनिज और वन को बनाए रखना और धरती की स्वाभाविक उत्पादन प्रक्रिया में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करना है, माने कोई खलल नहीं डालना है, कोई ऐसा काम नहीं होना है जिससे उसकी उत्पादन प्रक्रिया में बाधा पहुँचे। सारे प्राकृतिक नियमों का इतना ही आशय है कि ऋतु संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में वन और खनिज संपदा को बनाए रखना और उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न न उत्पन्न करना, इस अर्थ में प्राकृतिक नियमों का पालन होता है। तो अभी जो धरती की स्वाभाविक प्रक्रिया है उत्पादन की, तो धरती देना कुछ और चाहती है, मुझसे लेना कुछ और चाहते हैं। बिना जाने कि धरती की क्या क्षमता है, मिट्टी किस तरह की है, हमारे मन में कोई ख्याल है कि इससे कुछ निकालना है और हम उसको निकालने के उस प्रयास में लगातार जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं देखता हूँ पॉली हाउस वगैरह में। यदि उसमें जिस तरह के वो बीज आते हैं, पहले तो वो ग्रो नहीं करते। अगर सामान्य रूप में उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो उसको ग्रो करने के लिए एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। फिर उतने तरह के उसमें हार्मोन्स और वो उसकी दवाएं दुनिया भर की वो डालनी पड़ती हैं और हर तीसरे दिन उसमें एक स्प्रे करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? इस तरह की खेतियों को यदि आपने देखा ही होगा। और जबकि हम एक इधर देखें कि कोई हमको देसी बीज मिला, जिस सीजन का है उस मौसम का मिला, जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में है उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का मिला, तो उसको सामान्य रूप से मिट्टी में डाल दीजिए, वो अपने आप ग्रो कर जाता है। उसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उसको। और इसके तरह हम देखते हैं कि जो टर्मिनेटेड बीज, नैनो सीड्स, तमाम सारी तरह के जो हमने खिलवाड़ करके प्राकृतिक नियमों के माने नियम के विपरीत हमने खिलवाड़ करके जो हमने बनाए हैं, इसको पैदा करने में कितनी ऊर्जा लगती है। यही थकान है। तो खेती करके हम थकने के लिए खेती करते हैं या तृप्ति के लिए खेती करते हैं, है ना। सुबह तो हम सब लोग यहीं पहुंचे कि हम खेती करना चाहते हैं तृप्ति के लिए, सुख के लिए। कार्यक्रम कैसा है हमारे पास? थकान वाला। तो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए खेती करनी है। इसको हम अलग से समझेंगे, ये काफ़ी वाइडर वो है और पूरा एक सेशन इसका रहेगा, है ना। अगला है सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए। खेती में व्यक्तिवाद नहीं है, खेती हरदम सामाजिक पेशा रही है। तो जब जब खेती में समाज इन्वॉल्व था, हम तब की खेती का अध्ययन कर लें। और आज हमारे पास बहुत प्रकार की तकनीक, बहुत प्रकार के टूल्स, बहुत प्रकार के नवाचार होने के बाद भी समाज इन्वॉल्व नहीं है। आज का हाल देख लें, हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। दूसरा, खेती सामाजिक पेशा है ना। और खेती से कैसे हम जो हमारी कामना रही है उसको कैसे पा पाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की एक कामना रही, प्रायोगिक स्वरूप उसका आया नहीं। तो नौकरी को देखेंगे तो नौकरी में प्योर व्यक्तिवाद है। जैसे आपकी जगह है, आप बहुत जिस पद पे हैं और आपकी पत्नी, आपका बेटा उससे भी ज़्यादा योग्य हो गया और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपकी जगह वो जा सकता है? चाहे जो हो जाए, जाना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। व्यापार में देखें, व्यापार परिवार तक सीमित है, खूनी परिवार तक सीमित है ना। व्यापार में बहुत कुछ होगा तो मैं अपने बच्चों को सौंप जाऊंगा, दे दूंगा, कहीं जाना है। ज़्यादा होगा तो भतीजे को या किसी और को, या बहुत होगा तो रिश्तेदारी में से किसी को। समाज में से किसी व्यक्ति को सौंप कर मैं जाने की स्थिति में नहीं होता हूँ। तो व्यापार की अपनी सीमाएं हैं, वो ब्लड रिलेशन तक सीमित है, परिवार तक सीमित है, सीमित परिवार तक सीमित है। और खेती में पानी लगाना है तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही लगाऊं। हमारे सामाजिक संबंध हैं, समाज में से किसी भी साथी के साथ हम ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये होता रहा है कि ये करते हैं कि नहीं करते हैं,
है ना। तो खेती में विश्व परिवार तक समाने की गुंजाइश है, संभावना है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सामाजिक कनेक्शन हमारे लूज होते जा रहे हैं। सामाजिक कनेक्शन लूज होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम किसानों पर ही आया है। फिर मशीनों के आश्रित होना पड़ा। मशीनों की अपनी एक कहानी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैकेज चलता है ना। तो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए खेती का काम करना है, माने खेती होती ही है, इसको समझना ही पड़ेगा, इसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। चौथा है अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि संबंधी वस्तुएं पैदा करना, है ना। तो हमने इसकी खूब चर्चा की कि हम खेती कर रहे हैं। दो तरह की खेतियां अभी प्रचलित हैं। एक खेती बाजार आधारित, जिसका एक तरह का कार्यक्रम है, और दूसरा है परिवार आधारित, इसका एक तरह का कार्यक्रम है। तो हमको बाजार आधारित दृष्टिकोण से परिवार आधारित दृष्टिकोण में शिफ्ट होना है। परिवार आधारित दृष्टिकोण में शिफ्ट होंगे तो परिवार में जो चीज़ें लगती हैं उसकी सूची बनाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। जो जो लगता है हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में, हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेने की कोशिश करेंगे सीधे खेत से। ठीक है ना। तब जाकर के ये खेती पुष्ट होगी, पोषण वाली होगी, अपने लिए होगी। अब धरती में एक नियम भी है ना, कि आपने कहा था कि एक बीज से कई बीज पैदा करने की क्षमता हो जाए। और हम नेचर में ये देखते हैं कि आपने पेड़ लगाया तो एक पेड़ कितने साल तक फल देता है? कई सौ साल तक फल देता है, 50 साल 20 साल जैसे जिसकी है। एक दाना डाला 100, 50, 200, 1000 दाने बनते हैं उससे। तो कम लेकर के ज़्यादा देने का जो नियम है वो नेचर में उपलब्ध है ही, माने गुणात्मक वृद्धि का सिद्धांत है, नियम है। तो जब हम करते हैं तो हमको जितना मिलता है हमारी आवश्यकता से अधिक धरती हमको देती है। तो जो हमारी आवश्यकता जितनी हुई उसको हमने परिवार के स्तर पर रखा। जो एक्सेस बचा क्या हुआ, वो अभी क्या है, प्रकृति प्रदत्त ही है। तो उसको क्या किया, मानवोपयोगी बनाना, माने प्रसंस्करण करना है, प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करके उसको उपयोगी वस्तु में, माने सीधे और ज़्यादा उसको ईटेबल फॉर्म में, और ज़्यादा उपयोगी फॉर्म में उसको बना करके उपभोक्ता को देना है। इसका नाम खेती है ना। और इसका क्या परिणाम आता है, जब हम सीधे मार्केट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो धरती में एक नियम है ना, उत्पादन में एक नियम है संपादन और उत्पादन का। सुबह हमारी विजिट में चर्चा हुई थी कि संपादित वस्तुएं कौन सी हैं, जिसको उगाने में मानव का बहुत हस्तक्षेप नहीं है। जैसे हवा संपादित है कि उत्पादित है? संपादित है। पानी संपादित है कि उत्पादित है? संपादित है। बीज संपादित है, धरती में पहले से ही थे, है ना। फल, पेड़ पौधे सब संपादित हैं, संपदा हैं, है ना। तो जिसको मानव का हस्तक्षेप नहीं है, जिसके होने में, ये सारी की सारी संपादित वस्तुएं हैं। तो हमने खेती करी तो क्या किया, खेती में केवल ये पहचाना कि कौन सा बीज किस समय पे डालने में कैसा कब होता है, और उसकी थोड़ी सी सेवा कर दी कि समय पे बो दिया, समय पे काट लिया, समय पे पानी दे दिया, ये कर दिया। तो हमने जितना किया उसको बेच करके जब बाज़ार करने जाते हैं तो मार्केट जितना मजदूरी किया उतना मजदूरी मिल जाता है, क्योंकि उसको बड़ा करने में हमारा कोई योगदान है क्या? बीज अपनी ताकत से निकला, धरती से पोषण लिया, सूरज से उसने रोशनी लिया, बड़ा हुआ। अपने समय में जो भी उसका निश्चित समय है उस समय में उतना बड़ा हुआ, पका, हमने उसको समय से काट लिया। तो जो मजदूरी हम करते हैं वो मजदूरी मिल जाती है, क्योंकि धरती माँ स्वरूप है तो सबके पास चला जाता है, क्योंकि वो संपादित वस्तु में सबका अधिकार है, सत्वाधिकार है। अब संपादित को उत्पादित बनाना है तो क्या करना है कि संपादित वस्तु में अपना कौशल, अपना विवेक और श्रम दोनों नियोजित किया और उपयोगी वस्तु बना दिया, माने उसमें उपयोगिता, उसका गुणात्मक वृद्धि कर दिया, है ना। तो जैसे 1 किलो गेहूँ
का क्या रेट होगा मार्केट में? 20 रुपये, 25 रुपये के जी, 25 रुपये के जी, है ना। आटा कर देंगे तो क्या होगा? 35 से 40, है ना, 40। दलिया कर देंगे तो 70 से 80, है ना। और ज़्यादा आवश्यकता है तो इसी 1 किलो आटे की हम रोटियां बना देते हैं तो 20 तो बन जाएंगी। सामान्य रूप में 5 रुपए की रोटी तो जाती होगी, है ना, तो रोटी बना दी तो 100 रुपये। माने जितना जितना हम वस्तु की उपयोगिता को समझते जाते हैं उतना उतना हम समृद्धि के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। यही सूत्र है समृद्धि तक पहुंचने का खेती में, और इस भाग को हमने अलग करके रखा है। तो इसमें क्या करना है? इसमें उत्पादन में 2 मूल्य हैं, उपयोगिता और कला। तो हमने वस्तु की उपयोगिता को पहचाना, उसमें अपना श्रम नियोजन किया, विवेक लगाया और किसी वस्तु में उसका गुणात्मक वृद्धि कर दिया। उसमें कला भाग को भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो वही गेहूँ जो संपादित वस्तु था तो 20 या 25 रुपये मिलता था, उसी में थोड़ा श्रम और विवेक इस्तेमाल किया तो 40 हो गया, और श्रम और विवेक इस्तेमाल किया तो 70 हो गया, और श्रम और विवेक इस्तेमाल किया तो 100 हो गया, है ना। ऐसे ही दूध का देख लेते हैं। दूध है तो 50, 60, इस खोवा हो गया तो 300 या 400, है ना, 350। और इसी खोवे में थोड़ी शक्कर मिला करके थोड़ा मिठाई बना दिया तो 450 या 500। और इसी मिठाई में बादाम का आधा पीस काट के लगा दिया, एक केसर नकली वाली ही सही छुला दी, तो कितना हो गई मिठाई? 800 रुपये किलो। तो उपयोगिता के साथ साथ कला मूल्य भी बढ़ा दिया। एक बार मैं और दादाजी बनारस गए थे, हम लोग एक होटल में रुके थे। उस होटल में रोटी 80 रुपये की थी वही रोटी जो बाहर 10 या 20 रुपये की मिल जाती। तो वो क्या किया कि एक बढ़िया सी प्लेट में और वो फॉइल पेपर लगा के उसमें ले आया, उसका मेन्यू कार्ड का हम लोग फ़ोटो भी खींच के लाए थे कि वस्तु वही है, उसमें थोड़ी कला बढ़ा दी तो उसका रेट या उसकी चीज़ें और बढ़ गई खरीदने में। तो क्या हुआ कि जब हम संपादित वस्तु को बाजार करते हैं, जब हम धरती से उत्पादित प्रकृति प्रदत्त वस्तु को सीधे मार्केट करते हैं, तो हम अपनी समृद्धि की सारी संभावनाओं को बेच देते हैं। केवल रॉ मटेरियल नहीं बेचते हैं, अपनी समृद्धि की सारी संभावनाओं को बेच देते हैं। और आज तक जैसा हम देख पाए कि पार्ले जी बिस्कुट किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ पैदा होता है? किसान करता है। किसान कहाँ खड़े हैं? आज़ादी के बाद से 85% से टूट के 35% में आ गए, और पार्ले जी कंपनी का बिजनेस 70 देशों में। आज से 10 या 20 साल पहले एक किसान जितने जानवर सहजतापूर्वक रख सकता था, आज उसकी वो क्षमता बढ़ी है कि घटी है? घटी है। वो आज भी दूध ही बेच रहा है, और उसी 20 साल पहले किसी ने एक कढ़ाई एक करछुल से केवल पेड़ा बेचने का कार्यक्रम शुरू किया था। आज उसकी दुकान कहाँ है? कहो 2-3 फ्रेंचाइजी पड़ गई हो अगर ठीक से चल गया हो, है ना। ये सामान्य उदाहरण हम देखते हैं कि जब हम वस्तु की उपयोगिता को समझ पाते हैं, मनुष्य के और उपयोगी वस्तु बना पाते हैं, तो हम अपनी समृद्धि के नज़दीक पहुंच पाते हैं, समृद्धि को पा पाते हैं। और इस भाग को अभी किसानों ने बिल्कुल छोड़ रखा है, इसको अलग ही मानते हैं। नीतियाँ भी अलग मानती हैं, हम भी अलग मानते हैं। ये अहम पार्ट है खेती का। तो यहाँ से हम अपने धरती के साथ संतुलन पूर्वक जीने के कार्यक्रम, यहाँ समाज के साथ जीने के कार्यक्रम, यहाँ परिवार के पोषण के कार्यक्रम, और जो अभी आज की आवश्यकता है, जैसे हमने सुबह चर्चा की, जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी कि मनुष्य की 2 तरह की आवश्यकताएं हैं, सामान्य कांक्षा हैं कुछ और महत्वाकांक्षा हैं। तो सामान्य कांक्षा की अधिकतर वस्तुएं हम खेत से सीधे ला सकते हैं। भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान वस्तुएं खेत से पैदा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
पैसा किस लिए चाहिए? महत्वाकांक्षा की वस्तुओं को पूरा करने के लिए चाहिए। तो जो आपको आवश्यकता है भी महत्वाकांक्षी वस्तुओं के लिए, उसके लिए जो धनार्जन या पैसा आना है, उसका तरीका यहाँ से निकलता है, 5वें कदम को समझ के निकलता है, 5वें स्टेप को समझ के निकलता है। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं की मानवोपयोगी माने उसको प्रसंस्करण करके, मूल्यवर्धन करके और अधिक उपयोगी बना करके सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्यक्रम करने से खेती पूरी होती है और इसको करने वाला किसान है। तो ये खेती का एक पूरा स्वरूप है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए खेती करना है, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए खेती करना है, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए खेती करना है। और खेती किसके लिए करनी है? परिवार के लिए। तो अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आहार, आवास संबंधी भोज औषधियाँ पैदा करना है और जो शेष बचता है परिवार के उपभोग के बाद से, उसको प्रोसेस करके आगे देना है। इसका नाम खेती है। तो ये खेती की एक परिभाषा है, इसको रखने की कोशिश की है। इसमें से जो आपका कोई प्रश्न बने तो उसको रख सकते हैं, कोई शेयरिंग बने तो शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है ये? तो ये खेती क्या है हमारा पूरा हो गया है। अब इसी को हम पूरे 4-5 दिन में एलैबोरेट करेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ करके कि उर्वरता क्या है तो उसमें कंपोस्टिंग में जाएंगे, प्राकृतिक नियम और सिद्धांत क्या हैं तो प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों की चर्चा होगी, सामाजिक नियमों और सिद्धांतों की चर्चा होगी, अपने परिवार का डिज़ाइन बनेगा और प्रोसेसिंग को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो ये है। अब मैं दादाजी को इनवाइट करता हूँ कि आवर्तनशील खेती के 6 कदम आप रखें, जैसा मॉर्निंग में। चलिए ठीक। इतनी सारी चीजें हो गई उसको पचाना तो पड़ता है। ठीक है, सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। हम लोग और बैठना चाहें तो ये अधूरी खेती का कार्यक्रम है, मतलब निराई, गुड़ाई, सिंचाई, बिजाई, और ये पूरी खेती का कार्यक्रम है। तो पूरी खेती में भी हम वो क्रियाएं कर रहे हैं, अब समझ के आधार पे कर रहे हैं। तो जो अभी तक छूट रहा था हम उसको शामिल करते हुए खेती कर रहे हैं। हमसे खेती में करते हुए उर्वरता छूट रही थी। कहने को हम 20 एकड़ के काश्तकार हैं, जानवर हमारे पास एक भी नहीं है। हम कितना खेती की उर्वरता का ध्यान रख पाएंगे? चाह करके भी कितना रख पाएंगे? तो खेती करनी है तो पशुपालन करना पड़ेगा। पशुपालन के बिना कंपोस्टिंग अधूरी है, पशुपालन के बिना खेती अधूरी है। जी जी। हाँ, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना। हाँ, वो क्या है, वो थोड़ा समझना है। सामाजिक दायित्वों का अगर खेती की ओरिजिन को देखें तो खेती जिन परिस्थितियों में शुरू हुई और उसका वृहद जो स्वरूप आया, हालांकि ये कृष्ण के समय से आया है ना। गाय के गोबर को पहली बार कृष्ण ने गाय का आशीर्वाद बताया। गोबर, गाय के मल को गोबर, गाय का आशीर्वाद। ठीक है, ठीक। उसको क्या किया कि जब वो, अच्छा पहले तो पशुपालन ही होता था और लोग क्या है गैदरिंग कल्चर पे जीते थे कि जो जंगल में मिल गया या जिस तरह की जो चीज़ें होती थी, जैसे पसई वसई के चावल ये सब ले आते थे। जोतने बोने का कोई कार्यक्रम विशेष था नहीं। तो जब बलराम ने पहली बार हल बना दिया, है ना, बलराम हल का आविष्कारक बलराम को मानते हैं, आज भी हलछट मनाते हैं ना, हलधारी और तमाम सारी चीज़ें। तो धरती को चीरने की व्यवस्था आ गई। अब हम चाह करके बेहतर उत्पादन कर सकते थे, माने समय पे, क्योंकि बीज डालने के लिए धरती को चीरना पड़ता। पहले हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी, तो जो हो जाता था, जैसे पसई के चावल हो जाते थे, है ना, जवा हो जाता था, फल हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें और हो जाती थी, वो सब हम ले आते थे। पर खेती का जो व्यवस्थित स्वरूप आया तो बलराम ने हल बनाया और कृष्ण ने गोबर का महत्व बताया। तो जो हम एक किंवदंती है कि जब इंद्र रूठ गया, मैं पानी बरसाऊंगा, तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और पूरे पानी बरसता उसको गर्म कर दिया, छन्ने से उड़ जाता था। ऐसा एक तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं। हम उसको ऐसे रिलेट कर पाते हैं कि जो गोबर के ढेर लगे हुए थे, कृष्ण ने कहा इनको खेतों में फेंको और आप प्रयोग करिए,
2 प्लॉट लीजिए खेत के बराबर बराबर, एक में भरपूर कंपोस्ट डालिए, एक में बिल्कुल कंपोस्ट मत डालिए, और दोनों में बराबर मात्रा से पानी छोड़िए, बिल्कुल नाप के छोड़िए, कितने 1000 लीटर जो भी जाएगा। आप देखेंगे 1 घंटे पानी छोड़ने के बाद, 2 घंटे पानी छोड़ने के 1 दिन में, किस में पानी ज़्यादा समा गया और किस में दिखाई देने का गोबर वाला सूख जाएगा। कैपेसिटी तो पशुओं के, गाय के मल को, माने गोबर को खेत में फैलाने का अभियान था वो गोवर्धन। ठीक है, हमने तो प्रयोग करके खूब देखा, जिसमें गोबर पड़ जाता है उसमें पानी समाता ही जाता है। तो अभी भी जो सबसे ज़्यादा वाटर रिचार्ज होता है वो प्राकृतिक खेती से ही होता है, सबसे ज़्यादा रिचार्ज होने की जो संभावना है। तालाबों से भी ज़्यादा रिचार्ज होता है खेती से, क्योंकि तालाब में तो एक कैचमेंट एरिया बनेगा, उसका पानी बह के आएगा, और तालाब जो हमने खोदा है वो एक निश्चित पैरामीटर का होगा, यानी निश्चित कुछ घन मीटर उसमें पानी आएगा। हो सकता है कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ लीटर पानी आए, उसके ऊपर होगा तो ओवरफ्लो चला जाएगा ना। और हमने पूरे खेतों को ही ऐसा बना रखा है गद्दा नुमा वहीं तार कि जहाँ पानी बरसता है वहीं समा जाता है। तो पानी किस विधि से ज़्यादा अंदर जाएगा? जब खेती में बायोमास होगा, ठीक है ना। तो इस किंवदंती को ऐसे रिलेट कर पाते हैं। तो बलराम ने हल दिया और कृष्ण ने गोबर का महत्व बता दिया, उसके कॉम्बिनेशन में आई उस समय से खेती, है ना। अब खेती जब आई तो खेती में बहुत सारा काम है, मजदूर का भी काम है, लोहार का भी काम है, चमार का भी काम है, सुतार का भी काम है, हल चलाने वालों का भी काम है, मेहनतकश लोगों का भी काम है, महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका है। तो ये हरदम समाज के साथ शुरू हुई, इसलिए सामाजिक पेशा रही। समाज की कनेक्टिविटी का आधार है खेती। उसी समय गांव विकसित हो रहे थे। अब हम जंगल से निकल के खेत में शिफ्ट हो रहे थे, गांवों में शिफ्ट हो रहे थे, तो गांव विकसित हुए हैं। अब क्या हुआ, हमने किसी क्रियाकलाप में, हरित क्रांति के बाद में, इस कनेक्शन को हम जज नहीं कर पाए, और हम कहाँ चले गए? व्यक्तिवादी तरीके में। अब हमारे पास मशीन हो गई, तो पहले हमने ट्रैक्टर आ गया तो पहले गाय को निकाला, बैलों को निकाला। बैल निकल गए तो पहले गाय वाय कोई दूध के लिए नहीं पालता था, गाय पाली जाती थी बैलों के लिए, बछड़ों के लिए। बैल निकल गए तो गाय की उपयोगिता कम हो गई, धीरे धीरे गाय भी चली गई। अब और मशीनें आ गई, लोगों का जुड़ाव, हमने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाए, इसलिए लोगों का जुड़ाव कम होता गया, तो हम मशीनों पे डिपेंडेंट होते गए। तो जब हमारे पास मशीनें नहीं थी तब हमारे पास ज़्यादा उत्पादन था। आज बहुत मशीनें हैं, उत्पादन कम हुआ है। आप सर्वे कर लीजिए, किसी से भी, किसी एक गांव में सर्वे कर लीजिए, ठीक है ना। तो खेती में सामाजिक कनेक्शन को बनाए रखते हुए यदि हम खेती करते हैं तो हम निरंतर सुख पाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा खेत आपके खेत के बगल में है और मेरा आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो आप अपना खेत देखने जाएंगे तो मेरा भी देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? मेरे खेत में जानवर होंगे तो भगा देंगे, ज़्यादा होगा तो मेरे को फ़ोन कर देंगे। और अगर मेरी आपसे कनेक्टिविटी नहीं है, दायित्व हम नियम का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, सामाजिकता में नहीं जी रहे हैं, तो क्या होगा? मेरे खेत में जानवर हैं तो और मज़ा आ गया, बढ़िया है, बने रहे। तो खेती सामाजिक पेशा है, सामाजिक जिम्मेवारी के साथ में होता है। तो गांव देहात में जहां हम रहते हैं वहां सामाजिकता के कुछ कार्यक्रम होते ही हैं, उसमें भागीदारी करना, ये है सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना। ठीक है है ना। तो लास्ट के हम कुछ प्रश्न उत्तरों को ले रहे हैं, जो भी जिसमें असहमति हो, है ना, उनके साथ में इसको ओवर कर देंगे, अभी फिर सुबह से शुरू करेंगे। तो ये पूरी खेती का एक स्वरूप है, इन 5 स्टेप में हमने उसको कर दिया है। इसको जांच के देखिए, 6वां बढ़ाने की स्थिति हो तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, ये अनुभव से आया है ना। इसको और परिमार्जित करते रहेंगे। सर आपने ये जो जी उर्वरकता के लिए बताया था, जी, सोइल लाइफ, तो हमने खुद यूज किया है। जो ढैंचा होता है और उसके अलावा लिली होती है और गुआर वगैरह होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो क्या होता है, जैसे ढैंचा का एक पेड़ है, पेड़ में उसमें पत्तियां हैं, नाइट्रोजन अधिक है, तो जब उसको क्रश किया तो नाइट्रोजन भाग तो मिल गया, लेकिन बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो तो कार्बन ही है ना।
कार्बन बनेगा। और कंपोस्ट कब बनती है? जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मिलता है। जब भी कंपोस्टिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। इसको हम लोग कल इसको इसलिए स्किप कर दिया था कि हम जब कल कंपोस्टिंग में जाएंगे तो पूरी तरीके से इसको समझेंगे, है ना। तो जब ढैंचा या हमने कुछ भी किया तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो तो मिलेंगे ही, कार्बन मिलेगा ही, क्योंकि हर चीज़ कार्बन का ही बदला हुआ स्वरूप है। हम दूध खाते हैं, फल खाते हैं, दाना खाते हैं, सब कार्बन के बदले हुए स्वरूप हैं। तो जितना हम लेते हैं उतना देने की व्यवस्था को बनाए रखें। ये लेन देन का सिद्धांत चलता रहेगा। जैसे खेती हमको आज मिली है सजी सजाई, ऐसी धरती हम सजी सजाई अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे इस विधि से। ठीक, तो धन्यवाद, बढ़िया सुना। कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल रखते रहें। ये तो हमने एक उदाहरण लिया था। अब आप जितना भी उत्पादन लेते हैं, माने जैसे एक फसल में 1 एकड़ में हमने लिया तो 15 क्विंटल भैया ने गेहूँ बताया तो मैंने लिख दिया, तो जितना दाना निकलता है उतना ही उसका दूसरा वो भूसा वाला पार्ट भी होता है। तो वज़न में देखेंगे तो वो तो बराबर ही है ना। इसलिए आपने 2 फसलें ली, कोई 3 लेता होगा तो अपने उस तरह से कैलकुलेशन कर ले। जो भी ठोस चीज है उसका सवा गुना जो है कार्बन हमें धरती को देने की व्यवस्था को बनाए रखें। ठीक, तो अभी और बैठना हो तो आपकी मर्जी, बाहर चलना हो, आग सेकना हो तो आपके, है ना। बाहर अगर आराम से बैठना हो आग वाग में तो वहाँ बैठ के चर्चा किया जाए, ठीक है ना। ठीक, ओपन।